हेलो स्टूडेंट्स, विश्वकर्मा पूजा की आप लोगों को हार्दिक बधाई। और आज संडे भी है, आप लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे, मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ। और संडे को मैं विशेष रूप से करेंट टॉपिक देखता हूँ जो समसामयिक घटनाएं हैं और जिससे खासकर जो आपके यूपीएससी, और बीपीएससी या अदर पीसीएस को लेकर महत्वपूर्ण होते हैं, उससे मैं लेकर आने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो आज का जो मेरा टॉपिक है यह है इंडिया गठबंधन का। ठीक है, और ये जो मैंने आज का टॉपिक यहाँ पे रखा है यह है इंडिया वर्सेस बीजेपी। ओके, इंडिया वर्सेस बीजेपी का ये एक छोटा सा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी आप जैसा कि देख रहे हैं कि 69 का इंटरव्यू भी होने वाला है। ठीक है, और उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण 67 का इंटरव्यू होने वाला है और उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे, क्योंकि ये कोई नया गठबंधन है नहीं। इस टाइप के गठबंधन हमारे देश में कई आए और कई चले गए, बट इसका हम लोग देखेंगे कि आखिर में भाई इंडिया गठबंधन आया है तो इंडिया गठबंधन क्या कुछ नया लेकर मेरे लिए आ रहा है। क्या अभी जैसे आप देख रहे हैं कि 2014 से ही देख रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी की बाढ़ आपको दिखाई दे रही है। क्या इससे पहले यह गरीबी भूखमरी थी या नहीं थी? करप्शन का बाढ़ दिख रहा है। क्या करप्शन सिर्फ विपक्षी कर रहे हैं या पक्ष भी कर रहे हैं? ओके, तो इन सभी बातों को लेकर एक व्यापक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग एक ऐसे जगह पर जा रहे हैं जहां आपको सब कुछ आना चाहिए। आप खुद डिप्लोमेट भी हैं, आप खुद पॉलिटिशियन भी हैं, आप खुद ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ब्यूरोक्रेट्स बन गए तो किसी न किसी दर से आप नहीं जुड़ेंगे। आप किसी दर से आपको जुड़ना ही पड़ेगा। इलेक्शन में आप वोट देंगे ही देंगे, किसको वोट देंगे, क्यों वोट देंगे, ये आपसे बेहतर उस समय कौन जान सकता है, क्योंकि आप समस्या से रूबरू होते हैं और प्रत्येक दिन आप पब्लिक को फेस करते हैं, पब्लिक को देखते हैं आप कि पब्लिक में क्या स्थिति है, समाज की क्या स्थिति है, और फिर आप देखते हैं कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है या अपने लोगों को आगे बढ़ाना है। तो इसके लिए आप जब इतना जद्दोजहद करते हैं तो आपके मन में रोज़ रोज़ क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, इसलिए इन सभी से आपको रूबरू आज के डेट में होना पड़ेगा। जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे या मेल लिखने जाएंगे तो आपको रूबरू होना ही पड़ेगा। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं कि ऐसा गठबंधन कभी बना था या नहीं बना था और एक गठबंधन का हश्र क्या हुआ। ओके, एक गठबंधन हम लोग देखते हैं कि 1970 में बना था इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में। इस समय लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद जब इंदिरा गांधी आई तो बहुत सारे पॉलिटिशियन को लग रहा था कि शास्त्री के बाद भी बहुत अनुभवी नेता हैं, उनको मौका मिलना चाहिए, लेकिन बहुत को मौका नहीं मिला और इंदिरा गांधी ने बाजी मार ली। इंदिरा गांधी ने बाजी मार ली तो जो नेता लोग थे जिन्होंने सपोर्ट किया इंदिरा गांधी को, उनको लग रहा था कि भाई अब मौका मिलेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री में तो मैं नहीं बन पाया, लेकिन इंदिरा गांधी कम से कम हम लोगों से सलाह लेकर काम करेगी। और जब उसमें भी इंदिरा गांधी कुछ समय के बाद दिखने लगा इंदिरा गांधी को भी कि कितने दिनों तक इन लोगों के अंदर रहा जाए, उन्होंने भी चेंज करना शुरू कर दिया
और ऐसे ऐसे अफसरों और ऐसे ऐसे नेताओं को अपने करीब लाया जो आज दूर की पंक्ति में बैठते थे। इसलिए जो सबसे करीबी और कद्दावर नेता थे उन सभी को दिक्कतें होने लगी, और उन सभी में कुछ जो नेता थे वह बड़े फेमस नेता थे, जैसे कि आप देखते हैं मोरारजी देसाई। के कामराज, ये सभी बहुत फेमस नेता थे उस समय, और इन सभी ने इंदिरा गांधी से धीरे धीरे किनारा करना शुरू कर दिया। अंत में इंदिरा गांधी को सहारा लेना भी पड़ा। किससे? तो वामपंथी से सहारा लेना पड़ा। लेकिन उसमें भी इंदिरा गांधी ने देखा कि ज़्यादा सहारा लेना भी ठीक बात नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जैसा आज का सिचुएशन आप देख रहे हैं, जस्ट सिचुएशन को मैं बता रहा हूँ, इसलिए इंदिरा गांधी ने क्या किया कि समय से पहले लोकसभा को भंग कर दिया, और समय से लोकसभा को भंग करते हुए 1971 में 1971 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव 6 मंथ पहले ही करा दिया। और इस 6 मंथ पहले का जो चुनाव हुआ, इस चुनाव में इंदिरा गांधी सिर्फ कांग्रेस को, अलायंस को छोड़िए, 352 सीटें मिली। ठीक है, और इसी के अगेंस्ट में बना था ये महागठबंधन उस समय भी, बंधन बना था, जिसको कहते हैं ग्रांड अलायंस कहते हैं। ठीक है, ग्रांड अलायंस कहते हैं। इस ग्रांड अलायंस का असर बहुत बुरा हुआ और इंदिरा गांधी की सरकार बन गई। ठीक है, लेकिन गठबंधन यहाँ रुका नहीं, गठबंधन ने आगे भी काम किया, और जैसा कि हम लोग देखते हैं कि आगे जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति चली। और जैसा कि अभी आप लोग देखें कि CAA पर विपक्ष ने साथ दिया, किसान आंदोलन जो हुआ उस पर भी विपक्ष ने साथ दिया, इसी तरह संपूर्ण क्रांति को भी विपक्षियों ने साथ दिया। और आप बहुत सारे नेता आप देखते हैं कि संपूर्ण क्रांति का ही पैदाइश है। नीतीश कुमार हो गए, लालू यादव हो गए, मुलायम सिंह यादव हो गए, ठीक है, मायावती हो गई, या फिर बीजेपी के भी बहुत से लीडर हैं जो कि काला दिवस के रूप में मनाते हैं। तो संपूर्ण क्रांति हुई, और इस संपूर्ण क्रांति ने क्रांति ला दी, इंदिरा गांधी की सरकार को बदल दिया। ठीक है, उस समय बड़े अजीब अजीब स्लोगन भी लगते थे। मैं उस समय बच्चा था और उस स्लोगन को भी मैं दोहराता था, क्योंकि मुझे उतनी जानकारी थी नहीं। और अजीब अजीब स्लोगन, एक तरह से गाली वाली स्लोगन गली गली में गूंजती थी कि गली गली में झंडी है। आगे का बात मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। तो इस तरह से संपूर्ण क्रांति आई और उसने सरकार को बदल दिया। बदलने के बाद आपने देखा कि 1977 में नई सरकार बनी, जो कि फर्स्ट नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट थी सेंटर में, मोरारजी देसाई के लीडरशिप में। आप देखे होंगे कि ये सरकार चली कितने दिन भाई। इंदिरा गांधी को तो आपने हटा दिया, ओके, जैसा आज देखते हैं कि बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ नारा चल रहा है। लेकिन आपके पास बीजेपी को हटाने के बाद उसके बाद आपका क्या दृष्टिकोण है, उसके बाद क्या आपका नज़रिया है, क्या आपका विजन है, क्या क्या करेंगे आप, ठीक है, उसमें आपकी कितनी सहमति है, इसको तो देखना पड़ेगा। तो आज भी आप देखते हैं लालू यादव ने बयान दिया कि हमको आने के लिए, गठबंधन को आने के लिए जब सीटों का बंटवारा होगा तो हम लोग मिनिमाइज करेंगे, और जहां हमको नुकसान होने का है हम नुकसान भी सह के बीजेपी को हटवाने का प्रयास करेंगे। ओके, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक बात है, अच्छी बात है कि हमारे नेता और हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं अगर इतने त्यागी हो जाएं तो फिर भारत की स्थिति ही बदल जाएगी। लेकिन अब देखते हैं हम लोग आगे का देखते हैं। 1977 में सरकार बन गई मोरारजी देसाई की, और इसके बाद सरकार कितने समय तक चली? मात्र 2 वर्ष तक चली।
इसलिए आप देखेंगे 12th क्लास की एनसीईआरटी में कि प्राइम मिनिस्टर कुर्सी पर बैठे हुए हैं और सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज है कुर्सी में रस्सी लगा लगा कर खींच रहे हैं। तो इसमें जितने भी टीम के लीडर हैं, आप यहाँ टीम के लीडर दे सकते हैं, इधर शरद पवार हैं, ठीक है, इधर ममता बनर्जी हैं, इधर राहुल गांधी, इनमें से या फिर आप इधर देखिए, क्योंकि ललन सिंह ने अभी घोषणा किया है कि भाई इतने कद्दावर नेता आपको कहाँ से मिलेंगे, जो 4-4 टर्म मुख्यमंत्री रह रहे हैं, कई बार इन्होंने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा भी, जीता भी, मंत्री भी रहे हैं, इनके दामन पर कोई भी भ्रष्टाचार का दाग नहीं है। ये क्यों नहीं बने, ये क्यों नहीं बने प्रधानमंत्री? इनसे कद्दावर नेता कौन है? केजरीवाल से कद्दावर नेता कौन है? ममता बनर्जी से कद्दावर नेता कौन है? स्टालिन से कद्दावर नेता कौन है? उद्धव ठाकरे क्यों नहीं बने भाई? मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों नहीं बने? ठीक है, सब तो प्रधानमंत्री के योग्य हैं। या फिर अगर प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे इनको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, इनको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, इनके कितने लोगों को मंत्रालय दिया जाएगा, इनको कितना मंत्रालय दिया जाएगा, ठीक है, इन सभी पर तो बात होगी। और उस होने में देखा जाएगा कि इस गठबंधन की परिणति बड़ी बुरी हो जाती है। आज आप देखिए यूपीए, और यूपीए का एक तरह से ऐसा लगता है कि इसी यूपीए का एक नया वर्जन जो बन रहा है वह है एनडीए, ठीक है, ओके। और एनडीए का हम लोग देखते हैं कि फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म में भी दिक्कत आपका चल रहा है। आई से क्या दिया गया? इंडिया दिया गया, दैट इज भारत हो गया। यह हो गया क्या? भारतीय हो गया। राष्ट्रीय हो गया। डी फॉर डेवलपमेंट हो गया, डेवलपमेंटल हो गया, ठीक है, डी फॉर डेवलपमेंटल हो गया। डेवलपमेंटल का क्या रखा है इसने? तो विकासात्मक रखा है। आप नोट कीजिएगा, ये पूरा का पूरा मैं जो वीडियो आपको दे रहा हूँ, ये 67 और 69 का जो बीपीएससी मेन का है, आपको उसमें पूरा का पूरा काम करेगा, क्योंकि ये मेनली मैं इसी को ध्यान में रखकर बना रहा हूँ, ठीक है। विकासात्मक हो गया, और उसके बाद हो गया क्या? इंक्लूसिव, यानी समावेशी हो गया। समावेशी हो गया। ये हो गया क्या? अलायंस हो गया। यानी गठबंधन हो गया, ठीक है। ये हो गया इंडिया गठबंधन का फुल फॉर्म हो गया, यानी भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन हो गया। लेकिन इस मुद्दे पर आपने देखा कि इस मुद्दे पर कुछ दिक्कतें हैं। शरद पवार ने, यानी इन्होंने डी का मतलब कुछ और ही दिया था, डेमोक्रेसी दिया था या डेमोक्रेट दिया था, लेकिन कांग्रेस ने इसको कहा कि नहीं, ये डेवलपमेंटल होगा, विकासात्मक होगा। तो एक तो यहीं पर कुछ स्थिति कमजोर है। थोड़ी इन बातों से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि जहाँ पर दिल मिले वहाँ पर शब्दों का कोई काम नहीं होता है। ओके, यह गठबंधन अच्छा गठबंधन है। देश के बड़े बड़े कद्दावर लीडर इसमें आए हुए हैं,
अनुभवी नेता हैं। अब चलिए मैं देख लेता हूँ कि यह गठबंधन कितना हावी रह सकता है और क्या क्या इश्यू है जिसको ये लोग समाप्त करना चाहते हैं। तो एक तो हो गया क्या, नंबर 1 बेरोजगारी, नंबर 2 महंगाई, नंबर 3 गरीबी, नंबर 4 भ्रष्टाचार, नंबर 5 संविधान खतरे में है। ओके, और नंबर 6 भी हम लोग ले लेते हैं। मीडिया को ले लेते हैं। प्रेस पर सरकार का वर्चस्व। ओके, ये मुद्दे हैं जो बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पर भी इंडिया गठबंधन रोज रोज बात करती है। ओके, तो देख लेते हैं कि नंबर 1 जो इश्यू है, इसको जितने भी गठबंधन के लोग हैं वह कहाँ तक इसको दूर करना चाहते हैं और कितना दूर तक दूर हो सकता है। ओके, तो स्टूडेंट्स, जब से मैंने होश संभाला और जब से मैं तैयारी करने के लिए आया हूँ तब से मैं देख रहा हूँ कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी है और बेरोजगारी है और बेरोजगारी आगे भी रहेगी, इसमें कोई दो मत नहीं। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या बेरोजगारी सिर्फ केंद्र सरकार ही दूर करेगी, क्या स्टेट गवर्नमेंट दूर नहीं करेगी? इसलिए दोनों को मिलकर यह प्रयास करना होगा, तभी बेरोजगारी दूर होगी। ठीक है। दूसरी बात कि आपको रोजगार उपलब्ध कराना पड़ेगा। अगर आप जॉब नहीं दे सकते हैं तो रोजगार उपलब्ध कराइए। और इसमें कोई दो मत नहीं है कि जब भी बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो वह बेरोजगारी की समस्या को बढ़ाती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं इस बात से कतई इनकार नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, नंबर 1। इसलिए इसमें इसके लिए क्यों नहीं आप लोगों ने ये जो गठबंधन आज आप लोग को इतने सुंदर सुंदर चेहरे जो दिखाई देते हैं, 10 साल पूरे होने वाले हैं बीजेपी की, तो आप लोगों ने क्यों नहीं जयप्रकाश नारायण की तरह एक पूरा का पूरा मार्च निकाल देता आप लोग। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस मुद्दे पर हर एक राज्य के स्टूडेंट आपके साथ हो जाते हैं, पूरा का पूरा रोड खचाखच भर जाता और हो सकता है सरकार को सत्ता छोड़नी पड़ती। लेकिन आपने कब निकाली रैली? क्या बेरोजगारी पर आपने कोई सवाल खड़ा किया? और सवाल खड़ा किया तो इसके लिए आपने उपाय क्या बताया? सिर्फ सवाल खड़ा करना ही काफ़ी नहीं होता है। हमारे राजनेताओं की जिम्मेवारी है, क्योंकि हमने उसको चुनकर भेजा है। आपको मेरे लिए लड़ना है, आपको अपनी कुर्सी के लिए नहीं लड़ना है, आपको मेरे लिए लड़ना है। और जिस दिन राजनेताओं को ये पता चल जाएगा कि मुझे जनता के लिए लड़ना है, या जनता को जिस दिन अधिकार मिल जाएगा कि हमारे राजनेता हमारे लिए नहीं लड़ रहे हैं, उस दिन राजनेताओं का वर्चस्व समाप्त हो जाएगा और ये बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी। इसलिए ये 2024 का चुनाव आने वाला, ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा और हम लोगों को सोचने के लिए आगे हथियार आने वाला है हम लोगों के पास। ओके, इसलिए बेरोजगारी आपकी समाप्त नहीं होगी। हाँ, इतना जरूर बात है कि आज के डेट में मैं बिहार में देख रहा हूँ कि जितनी नौकरी बिहार में आपका रन कर रही है उतनी नौकरी किसी भी स्टेट में नहीं है। अगर बिहार के तरह जितने भी स्टेट हैं, अगर वह नौकरियों की बाहर निकाल दे तो क्या केंद्र सरकार की मजाल है कि वह टिक जाएगी? क्या राज्यों के पास अवसर नहीं है? आज निकाले, हर एक राज्य 5-5 लाख की वैकेंसी निकालते।
पब्लिक तो सेंटर की ओर देखेगा नहीं, भूल जाएगा नरेंद्र मोदी को ऐसे ही, और इंडिया गठबंधन जीत जाएगा, लेकिन यह काम होगा नहीं। ओके, नंबर 1, इसलिए बेरोजगारी समाप्त नहीं होगी। ये आप जब से पैदा हो गए तब से ये ज्वलंत मुद्दे रहेंगे, और जब आप मरेंगे उस समय भी ज्वलंत मुद्दे रहेंगे। ओके, आइए देखते हैं देखते हैं मुद्दा महंगाई को। तो यहाँ पर आपको एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ कि जनवरी 2022 में, अच्छे से आप देखेंगे इसको, जनवरी 2022 में लोकसभा में चुनावी खर्च, ठीक है, चुनावी खर्च बढ़ गया। कितना बढ़ गया भाई? तो बढ़ गया कि 70 लाख रुपया खर्च होता था, एक सांसद 70 लाख रुपया खर्च कर सकता था, यह बढ़कर हो गया 95 लाख। ओके, क्या महंगाई बढ़ रही है? पता चल रहा आपको? 543 ऐसे मेरे लोकसभा सांसद हैं। अब जोड़ लीजिए कि कुछ छोटे राज्य में यह कम है, 75 लाख है, लेकिन आप इसको 500 कर दीजिए और इसको जोड़ लीजिए, 500 गुने 75 लाख रुपये। महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगी? क्या किसी गठबंधन के नेताओं ने इसका विरोध किया कि आप क्यों बढ़ा रहे हैं? देश पर क्या गुजरेगी? अभी 2 वर्ष कोरोना की मार चली है और उसके बाद आपने बढ़ा दिया, 75 लाख से सीधे 95 लाख कर दिया आपने। ओके, महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगी भाई? ये पैसे कहाँ से आएंगे? ये जो अनकाउंटेड पैसे हैं, क्या आपको लगता है कि 95 लाख जो दिया हुआ लिमिट जो दिया है, क्या यह 95 लाख तक ही सांसद खर्च करते हैं? और इसकी पूरी काउंटिंग हो जाती है, पार्टियां जवाब देती है? क्या बीजेपी जवाब नहीं देती है? कांग्रेस जवाब देती है? क्या आरजेडी जवाब देती है? जदयू नहीं देती है? अगर सारी पार्टियां जवाब नहीं देती है तो इस महंगाई का जिम्मेवार कौन कौन है? क्या इस महंगाई का जिम्मेवार जदयू नहीं है? क्या इस महंगाई का जिम्मेवार आरजेडी नहीं है? क्या कांग्रेस नहीं है? क्या बीजेपी नहीं है? क्या तृणमूल कांग्रेस नहीं है? कौन नहीं है? इसका मतलब सभी पार्टियों ने मिलकर महंगाई को बढ़ाया है। ऊपर से आप देखेंगे किसानों का कर्जा माफ कर दो। क्यों कर्जा माफ कर दो भाई? आप उसकी फसल का दाम क्यों नहीं बढ़वाते हैं? पंजाब में सरकार बनी तो बिजली बिल माफ कर दो। क्यों माफ कर दो? आपने क्यों नहीं ऑफर दिया कि जिसका भाई 1 लाख रुपया है वह 30,000 रुपये देकर मुक्त हो सकता है? उतना तो आपके पास पैसा आता, लेकिन आपने जब इतना छोड़ दिया तो फिर आएगा कहाँ से? किसानों को हर एक साल में 6,000 रुपये मिलना है, कहाँ से आप देंगे? लेने के समय में तो हम खूब उत्साहित हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन यह पैसा आएगा कहाँ से? क्यों नहीं उसके हाथ में रोजगार दे दिया जाता है? क्यों नहीं किसानों का जो अनाज जो उत्पन्न होता है, ठीक है, उसका दाम बढ़ा दिया जाए, उसको अधिक से अधिक मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, सिंचाई की सुविधा किया जाए, वह बैठा न रहे, उसके अलावा भी उसके काम मिले। हर एक सांसद और विधायक अपने अपने क्षेत्रों में क्यों नहीं दौरा करते हैं? दौरा करके जो किसान उसकी समस्या को क्यों नहीं देखते हैं? किसान पंचायत बुलाए, या किसान संगठन की भी जिम्मेवारी है, किसान पंचायत बुलाए, जो जो छोटे किसान हैं उसको फिशरीज के लिए प्रोत्साहित करें। छोटे छोटे, जहाँ पर मैं झारखंड का रहने वाला हूँ और किसी के पास 10 ही कट्ठा जमीन है, उस 10 कट्ठे के जमीन पे बेचारा बेबस है, न जमीन को छोड़ सकता है न जमीन को रख सकता है। प्रत्येक विधायक और सांसद को फंड आता है,
उस फंड का होता क्या है। आप अपने अपने क्षेत्र में जाइए, लोगों के बीच में जो कुटीर उद्योग है, छोटा छोटा जो उद्योग है, उसको आप लगवाइए, उसके लिए प्रोत्साहित कीजिए। एक कोऑपरेटिव बनाइए, उस कोऑपरेटिव के तहत मान लीजिए किसी के पास 5 कट्ठा ज़मीन है, 10 कट्ठा ज़मीन है, ठीक है, उन ज़मीनों को अगर देकर वहाँ पर फिशरीज की व्यवस्था कर लेता है, सुअर पालन कर लेता है, मुर्गी पालन कर लेता है, बकरी पालन कर लेता है, तो क्या उसको पैसे नहीं आएंगे। लेकिन हमारे राजनीतिज्ञों को इतनी फुर्सत कहाँ, दिल्ली 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 और दिल्ली, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए अगर आप देखते हैं कि इतना पैसा जाएगा अभी 2024 के इलेक्शन में, और सरकार कह रही है कि एक देश एक चुनाव जो संभव तो है नहीं, ओके, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कि कुछ बचत हो सकती है, इसलिए इतना पैसा तो जाएगा। छोटे राज्यों का जो है वह 75 लाख खर्च करेगा, और बड़े जो हैं यह इतना खर्च करेंगे, 95 लाख करेंगे। यानी आप मान के चलिए ना, 1 करोड़ तो ऐसे ही हो गया। और 1 करोड़ खर्च नहीं होता, एक सांसद अगर आता है इलेक्शन में तो 2 करोड़ खर्च करेगा या 5 करोड़ खर्च करेगा, यह उस पर डिपेंड करता है। अब आप बताइए कि आप अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो कहाँ से आप चुनाव लड़ेंगे। ये जो 95 लाख लोक सेवक मेरा है, ये जो खर्च कर रहे हैं, क्या यह लोक सेवा में खर्च कर रहे हैं। और यह जब सरकार में आएंगे तो क्यों नहीं करप्शन होगा, क्यों नहीं करप्शन होगा। यह 95 लाख वो कहाँ से लाएंगे। क्या आपके लिए उसने धर्मशाला खोला है। क्या मेरा राजनेता इतना उदार हो गया कि हमने 95 लाख अपनी जनता की सेवा के लिए दे दिया। आप मायावती को देखिए, दलित की बात करती है, मायावती के पास इतनी संपत्ति है, न पति है न उसको कोई संतान है, इतना संपत्ति का आप क्या करेंगे। अरे दलितों में बांट दीजिए ना, कितने दलित का उद्धार हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कहना, थेसिस देना, उपदेश देना काफ़ी अच्छी बात होती है, लेकिन उस पर अमल करना बहुत मुश्किल की बात होती है, ओके। इसलिए ये देख लीजिए कि इतने खर्च 2024 में गिरेंगे, ठीक है। ये तो हो गई लोकसभा इलेक्शन की बात। स्टेट का जो इलेक्शन है, यह मेरे यहाँ इतने विधायक हैं, भारत में विधायकों की संख्या इतनी है, ओके। इस पर क्या हो गया कि बड़े राज्यों में, बड़े राज्य के विधायक खर्च करेंगे कितना, 28 लाख से बढ़कर यह हो गया 40 लाख, ओके। और छोटे राज्य वाले खर्च करेंगे कितने, 20 से बढ़कर 28 हो गया, ओके। अब आप जोड़िए कि आप इसमें से 3,000 जोड़िए ना। आप मान लीजिए कि 1033 विधायक जो है वह छोटे राज्यों का होगा, इसका होगा। आप जोड़ लीजिए 3000 गुने 40 लाख, ठीक है। इसको कैलकुलेशन आप करेंगे बैठ के। अब यह बताइए कि यह महंगाई क्यों नहीं बढ़े, और किसी भी विपक्षी पार्टियों ने इस पर कोई क्वेश्चन नहीं किया सरकार से कि आप इतना जब बढ़ा रहे हैं, इलेक्शन का खर्च बढ़ा रहे हैं, तो यह आएगा कहां से। वैसे व्यक्ति चुनाव कहां से लड़ेंगे जिसके पास पैसा नहीं है, और अगर वैसे व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाएंगे जिसके पास पैसा नहीं है, तो आप डेमोक्रेसी में वैसे नेता को लाएंगे कहां, जो प्रत्येक दिन महसूस कर रहा है कि यह जो लोकतंत्र है यह खतरे में है, और मुझे भी पॉलिटिक्स में आनी चाहिए। एक पॉलिटिक्स में आने के लिए उसका एड़ी चोटी जोर लगाएगा, वह एक अच्छा नेता बनते बनते मर जाएगा, ठीक है, लेकिन वह उस लायक नहीं बन पाएगा कि अपने नाम पर वो वोट बटोरे, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, ओके। इसलिए आप क्यों नहीं गठबंधन को दोष दे रहे हैं। क्या गठबंधन ने महंगाई नहीं बढ़ाई है? क्या जिम्मेवार नहीं है गठबंधन?
पूरी तरह से जिम्मेवार है। और ये दल जब यहाँ जाएंगे, ठीक है, तो ये दल ऐसा आप सोच कर नहीं चलिए कि ये दल कहेंगे नहीं 10 ही लाख रुपये खर्च करना। आप समझ लीजिए कि एक जो पंचायत का चुनाव होता है और नगर पालिका का चुनाव होता है, उसमें आप देखिए आपके जो नेता हैं 10 लाख उसमें फूंक देता है। हम पब्लिक क्या करते हैं, आराम से वहाँ पर जाते हैं, एक टेंट बना दिया है, दिन भर में जब भी आइए आप पूरी कचौड़ी खाइए। क्यों नहीं ये सालों भर चलता है टेंट भाई, क्यों उसी समय चलता है? और पब्लिक क्यों जाकर खाती है? तो मुफ्त का खाना खाने की आदी हो गए हम लोग। और जब तक हम लोग मुफ्त का खाना खाएंगे, जब तक हम लोग मुफ्त की सेवा लेंगे, तब तक हर एक सरकार हमको ठगेगी, चाहे वह गठबंधन की सरकार हो, चाहे लठबंधन की सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो। ओके, इसलिए जिस दिन हम सरकार से डिमांड करेंगे और जिस दिन पब्लिक के पास ये राइट हो जाएगी कि हम अपने नेताओं को वापस बुला सकते हैं, अगर वह नेता मेरे वादे पर खरा नहीं उतरा तो, अगर वह मेरे लिए कुछ नहीं कर पाया तो, तभी देश में महंगाई समाप्त होगी, तभी देश में बेरोजगारी समाप्त होगी और एक ऐसे नेताओं की लाइन लगेगी जो नेता कुछ कर सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये देखते हैं। अब आइए एक देखते हैं भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार, अब इसको अगर आप लेते हैं तो यह भ्रष्टाचार नहीं, यह शिष्टाचार में आता है। इससे आप शिष्टाचार करेंगे। ओके, जिन नेताओं ने 95 लाख रुपये जो कि काउंटिंग में आता है इसको खर्च किया है, ये कहां से वसूलेगा भाई? एक मुखिया को आप देखते हैं कि वह जब इलेक्शन जीत लेता 5 साल में उसके पास 5 गाड़ियां हो जाती है। कहां से आई है 5 गाड़ियां? एक नेता अगर 95 लाख रुपया खर्च कर पाता है, अगर उसको इतना हिम्मत है 95 लाख, तो आप समझ लीजिए कि 1 करोड़ अगर वह इलेक्शन में खर्च कर रहा तो उसके पॉकेट में 10 करोड़ रुपया है। ओके, उसके पास 10 करोड़ है तब वह 1 करोड़ खर्च कर पा रहा है। 10 भी कम होगा, उसके बाद 50 करोड़ होगा तब वह 1 करोड़ खर्च कर पा रहा है। यह कहां से आता है? क्यों नहीं इसकी काउंटिंग होती है? और अगर कहीं से आता है तो जब भी हम यहाँ पर सरकार बनाएंगे और हम जाएंगे तो हम तो उसका कर्ज अदा करेंगे ना। इस कर्ज के लिए क्या हम जूता साफ करेंगे? इस कर्ज के लिए अनवांटेड घोटाला करेंगे। इसलिए भ्रष्टाचार देश से न समाप्त कभी होगी और न कभी होने वाली है, क्योंकि हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ कभी लड़ा ही नहीं। इसलिए जयप्रकाश नारायण का स्पष्ट कहना था कि आप ये जो चुनावी खर्च है, चुनावी खर्च को समाप्त कीजिए, इसको कम कीजिए, इतना मिनिमाइज कीजिए कि वैसा व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है जिसको लगता है कि हाँ हमको पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। नहीं तो आज के डेट में आपने पॉलिटिक्स को क्या बना दिया? और इसमें क्या बीजेपी जिम्मेवार है? जिस समय बीजेपी ने यह बिल लाया था, क्यों नहीं गठबंधन ने इसका विरोध किया था? हर एक दल कहता है कि नहीं इतना खर्च नहीं होना है, आम पब्लिक का पैसा है, आम पब्लिक का पैसा रहने तो आम पब्लिक के पास है। ठीक है, इसलिए सभी जिम्मेवार हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या करता है, संविधान खतरे में है। अरे भाई संविधान खतरे में नहीं है। संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में नहीं है। आप देखते हैं कि अभी देखिए NJAC, ठीक है, ये आया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति सेवा आयोग। ये आई थी कि सरकार अपने हिसाब से सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उसके नेतृत्व में एक टीम बनाएंगे और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति इस अनुसार होगी। लेकिन यह संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था, सभी पार्टियों की इसमें सहमति थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे खारिज कर दिया कि नहीं, हम जिस तरह से नियुक्ति कर रहे हैं वैसी ही नियुक्ति होगी। तो आप कैसे मान सकते हैं कि संविधान खतरे में है अगर चीफ जस्टिस को हटा दिया जाता, ठीक है, फैसला लेने वाले जजों को हटा दिया जाता,
सरकार का कई कई डिसीजन ऐसा हुआ जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सीधे खारिज कर दिया। ठीक है, किसान कानून सरकार को वापस लेना पड़ा। कैसे? संविधान खतरे में है। किसी एंगल से आप कहते हैं संविधान खतरे में, आप खतरे में है, संविधान खतरे में नहीं है, क्योंकि आप जगह जगह सरकार बना नहीं पा रहे हैं। इसलिए सरकार बनाने के लिए आपको उस स्तर से पब्लिक के पास जाना पड़ेगा और पब्लिक के बीच में पैठ बनाना पड़ेगा। ठीक है, संविधान कभी खतरे में नहीं थी, नहीं कभी संविधान खतरे में रहेगी। भारत में खतरे में पार्टियां हैं, क्योंकि पार्टियों पर रोज रोज एलिगेशन लगाए जाते हैं, उसके खिलाफ यूज किया जाता सीबीआई का, ईडी का यूज किया जाता है। और सीबीआई और ईडी का यूज जो हो रहा है उस पर विपक्ष सवाल इसलिए उठाता कि भाई खाली रेड मेरे ही खिलाफ क्यों करते हो, भ्रष्टाचार तो तुम भी कर रहे हो, तुम भी करप्शन में लिप्त हो। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन उठता है कि सिर्फ मेरे ही घर में तुम क्यों डाका डालते हो, तुम अपने घर में भी डलवाओ। इसलिए सरकार को भी सोचना चाहिए कि 4 कांग्रेस के यहाँ करवा दिए, 2 बीजेपी के यहाँ करवा दिए, इस तरह से करवाइए, आज कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा आपके ऊपर। ठीक है, इसलिए दुरुपयोग पहले भी होती थी, दुरुपयोग यह सरकार भी कर दिया, खुलेआम दुरुपयोग कर रही है, इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता। और यह दुरुपयोग होगा, नेक्स्ट जो गवर्नमेंट आएगी वह भी बदला लेगी, सिर्फ पैसा बीजेपी के यहाँ से निकलेगा, कांग्रेस एकदम पाक साफ हो जाएगी। इसलिए न बीजेपी पाक साफ है न कांग्रेस पाक साफ है। ओके, इसलिए संविधान खतरे में नहीं है। नेक्स्ट एक इसमें और है कि क्या बीजेपी को हटाने से देश का भला हो जाएगा? सिर्फ बीजेपी को ही हटाने से देश का भला हो जाएगा? अगर ऐसा होता तो इंदिरा गांधी को भी हटाया गया था। ठीक है, इसलिए बीजेपी भी आज न कल हटेगी। ऐसा नहीं है कि बीजेपी हमेशा के लिए चाइना की तरह आ गया कि नहीं, जब तक रहेंगे तब तक नरेंद्र मोदी ही रहेंगे, ऐसा तो कोई बात है नहीं। इसलिए विपक्ष को अपना अपना स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा, आना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होकर आप पब्लिक के मुद्दे को उठाइए। ठीक है, पब्लिक के मुद्दे को उठाकर आप सामने आइए, आपको जरूर जीत मिलेगी। और जीतने के बाद जब तक आप 5 साल तक अच्छी तरह से रन नहीं करते हैं, जनता का विश्वास आप नहीं जीतते हैं, तब तक ये काम हो नहीं सकता। एक जो रोज जो बात चलती है, गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया, ये बात चलती है, आप लोग प्रेमचंद के गोदान को पढ़िए। गोदान को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मीडिया का उस समय भी दुरुपयोग हो रहा था, मीडिया का आज भी दुरुपयोग हो रहा है। जो भी सरकार बनेगी वह मीडिया का दुरुपयोग करेगी ही करेगी। जब कांग्रेस थी कांग्रेस की बात होगी, जब बीजेपी है तो बीजेपी की बात होगी। ठीक है, इसलिए जो भी रहेंगे वह दुरुपयोग करेंगे। तो इस दुरुपयोग करने के लिए कहाँ मैंने देखा कि सारे मीडिया चैनल एक साथ हो गए कि सरकार हम लोगों पर सेंसरशिप लगा रही है, इतना कड़ी प्रतिबंध लगा रही है कि आप कोई न्यूज़ छाप रहे हैं तो कल के डेट में उसको अरेस्ट कर लिया गया, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो फिर क्यों मीडिया परेशान होता है? ठीक है, मैंने देखा कि हिमाचल प्रदेश में जब चुनाव हुए और चुनाव में जब कांग्रेस जीत गई तो उस दिन मैंने देखा कि पूरी तरह से राहुल गांधी की जय जयकार हुई। कांग्रेस में कांग्रेस जीती, जय जयकार हुई। कहाँ उस दिन हुआ कि मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया कि जी मीडिया को बंद कर दिया गया, गोदी मीडिया है, आप क्यों नहीं पूरा का पूरा दिन प्रधानमंत्री का है कि ये ठीक है हारा लेकिन कितना अच्छा से हारा, ऐसा तो नहीं हुआ। इसलिए यह भी बात रही है, मीडिया हमेशा बिकी है। और आज मैं बता देता हूँ कि एक चैनल जिसको मैं देख रहा हूँ, ठीक है, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सभी तो गोदी मीडिया के पास है, लेकिन मीडिया को कम से कम तो ऐसा होना चाहिए जो निष्पक्ष आलोचना करे। और एक मीडिया अभी एनडीटीवी है जो कि बीजेपी का बखिया बखेरने में लगा रहता है, उधेड़ने में लगा रहता है। लेकिन मैं उसको भी देखा हूँ और कई जगह पर मैंने देखा जब सीए का कानून आया था,
किसान बिल आया था, उस समय भी मैंने देखा कि सरकार का विरोध करना अच्छी बात है, लेकिन उस स्तर पर जाकर पब्लिक को भड़काना अच्छी बात नहीं। आपने ये अच्छा काम नहीं किया। आप एक जिम्मेवार मीडिया हैं और मीडिया का ये काम नहीं है, इसलिए निष्पक्ष आलोचना आप कीजिए। आप चौथे स्तंभ हैं, इसलिए अगर यह गोदी मीडिया है, आप भी विपक्षी की मीडिया के रूप में काम करते हैं, ठीक है। क्यों नहीं किसी मीडिया चैनल ने, एनडीटीवी बहुत अगर ईमानदार चैनल है तो चुनावी खर्च इतना बढ़ गया, क्यों नहीं आपने इसका विरोध किया? क्यों नहीं मीडिया में पूरे देश के लिए आपने जागरूकता अभियान चलाया? ये आपका काम नहीं है, आप खाली बोल कर रह जाते हैं। क्यों आप मीडिया चैनल खोले हुए हैं? 95 लाख रुपया अगर एक सांसद खर्च करेगा, क्यों नहीं किसी के मुंह से आवाज निकली कि 95 लाख आएगा कहां से? इतने हजारों करोड़ का जो खर्च होगा वह कहां से मेंटेन होगा? इसलिए हम सभी को आज जयप्रकाश नारायण को पढ़ने की जरूरत है, एनडीटीवी को भी जरूरत है, गठबंधन को भी जरूरत है, जो सत्ता में है उसको भी जरूरत है। और आप कम कीजिए चुनाव खर्च, आपको करना पड़ेगा खर्च का। इसके लिए गठबंधन आवाज उठाए और कहे कि नई जो चुनाव आ रही है, 2024 की जो चुनाव आ रही है, सेशन आ रहा है, सेशन में विपक्षी रखे प्रस्ताव कि नहीं 95 लाख नहीं, उसको घटाकर 10 लाख आप कीजिए। आज देखिए रातों रात महंगाई की दर घट जाएगी, पब्लिक को डिमांड करेगी नहीं, हम आप डिमांड करेंगे नहीं, क्योंकि हम आपको उससे कोई लेना देना नहीं। चुनाव होगा, कुछ बीजेपी के यहाँ भी पूरी कचौड़ी खाएंगे, कुछ कांग्रेस के भी यहाँ खाएंगे, आरजेडी के यहाँ भी खा लेंगे। हम लोग एक दिन खाकर खुश हो जाते हैं और सालों भर रोते रहते हैं, ठीक है। इसलिए ये सभी ज्वलंत मुद्दे हैं और इस ज्वलंत मुद्दों को लेकर जो गठबंधन आई है उसका तो स्वागत है, बहुदलीय व्यवस्था है और कई बार इस पर क्वेश्चन भी उठ चुका है। आपका यूपीएससी बीपीएससी में भी क्वेश्चन उठाया गया है कि क्या इस लोकतंत्र के लिए बहुदलीय व्यवस्था अच्छी है या बुरी है? दो ही पार्टी को कर दिया जाए, साल में एक बार, जो 5 साल में एक बार सबका चुनाव करा दिया जाए, 10-10 लाख रुपये कर दिया जाए, 5 लाख रुपये कर दिया जाए। लोक सेवक है, आपकी तो इतनी बड़ी छवि है कि पब्लिक में जाते ही पब्लिक तय कर ले कि हम इसी को वोट देंगे। क्यों इसके लिए हम इतना तामझाम किए हुए हैं? लोक सेवक है तो लोक सेवा कीजिए। जैसे ही आप सत्ता में आते हैं, आपके पास 20 गाड़ियां आ जाती है, ऐसी गाड़ियां आ जाती है जो जीवन में आपने कभी नहीं देखा था। कहां से ये पैसा? आपने ब्यूरोक्रेट्स को भी बेईमानी सिखा देता है, ओके। इसलिए कुल मिलाकर समस्या वही की वहीं रह जाती है। इसलिए जो एक कहावत है कि 3 दिन चले, कितना चले? 2.5 कोस, ठीक है। इसलिए आपको कितनी उम्मीदें हैं इस गठबंधन से ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मुझे इस गठबंधन से कोई उम्मीद, ओके। फिर भी आपको एक न्यूट्रल होना पड़ेगा, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं और आप जब इंटरव्यू बोर्ड में जाते हैं तो आपको गठबंधन की बात को मजबूती से रखना पड़ेगा और उसको खारिज भी मजबूती से करना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे। इसलिए आप किसी एक के पक्ष में नहीं जा सकते, ओके। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे आप लोगों को तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को आप लोग देखिए, ठीक है। इसमें बहुत सारी आपकी बातें छिपी हुई है जो आपको आगे ले जाने के लिए मदद करेंगे, ओके। थैंक यू, गुड नाइट।